गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम ग्रीन पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्रीन पॉलिटिक्स का अर्थ है एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा जो पर्यावरण की रक्षा, सतत विकास, सामाजिक न्याय और अहिंसा पर आधारित है। अच्छा, आपने बोला सतत विकास, पर्यावरण, अहिंसा और अहिंसा। सामाजिक न्याय। वाह, तो क्या 4 पॉइंट बोले, शाबाश। अब हम ओरिजिन देखेंगे ग्रीन पॉलिटिक्स का। 1960 और 70 के दशक में दुनिया भर के प्रदूषण, वनों की कटाई, परमाणु हथियार और औद्योगिकरण के पर्यावरण संकट बढ़ने लगे। इसी समय इकोलॉजी मूवमेंट और पीस मूवमेंट शुरू हुआ। गुड। इसके मुख्य कारण है पर्यावरण चेतना, जो 1962 में राचेल कार्सन की किताब साइलेंट स्प्रिंग ने कीटनाशकों के दुष्प्रभाव दिखाए थे। साइलेंट स्प्रिंग ने पर्यावरण आंदोलन को विश्व स्तर पर जन्म दिया। नंबर 2 कारण है परमाणु विरोधी आंदोलन। अच्छा, एक मिनट, जैसे आपने एक बहुत महान विद्वान, लेखिका और साइंटिस्ट का नाम लिया, उनका नाम बोला रेचल कार्सल। साइलेंट स्प्रिंग, आप लोगों ने सुना उनके बारे में? उन्होंने बताया कि अमेरिका में विशेषकर, जो थोड़ा सा मैंने भी कुछ चैप्टरों में पढ़ा, कि जो एक DDT नाम का एक वो था बेटा, हानिकारक स्प्रे। सुना है आपने? DDT की फुल फॉर्म बोलो, सुना है? डाइक्लोराइड। क्या होता है DDT? जो स्प्रे करते खेतों में, कोई बात नहीं ना। तो उसके बारे में उसने बोला कि भाई DDT से जो है पक्षियों की जो आबादी वो ख़राब हो रही है। तो साइलेंट स्प्रिंग लिखा, और इस किताब का इतना असर पड़ा, ये इतनी प्रभावशाली हुई। हालांकि ये खुद एक साइंटिस्ट थी, पर जो इसने किताब लिखी वो लिखी आम आदमी के लिए। उसका इतना असर पड़ा कि अमेरिका में अगले ही साल इस पर बैन लग गया। किस पे? DDT और फर्टिलाइज़र पर बैन लगा। पर आपको शायद हैरानी होगी, उसके बाद वही फर्टिलाइज़र भारत में, जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, वो अमेरिका से भारत आए। तो ये एक पहली फेमस किताब है 1960 के दशक की, जिसने पर्यावरण चेतना को अमेरिका में फैलाया। शाबाश बेटा। नंबर 2 है परमाणु विरोधी आंदोलन। शाबाश। 1960-70 में लोग परमाणु हथियार और परमाणु ऊर्जा के खतरों के खिलाफ सड़कों पर उतरने लगे। नंबर 3 है सामाजिक आंदोलन। शाबाश। जिसमें नारीवाद, नागरिक अधिकार आंदोलन, शांति आंदोलन और पर्यावरण आंदोलन ने नई राजनीति की मांग की। शाबाश। नंबर 3 है ग्रीन पॉलिटिक्स। 1972 में न्यूजीलैंड में वैल्यू पार्टी को दुनिया की पहली ग्रीन पार्टी माना जाता है। ओ गुड। कहाँ पर बेटा? न्यूजीलैंड वैल्यू पार्टी को अच्छा, दुनिया की पहली ग्रीन पार्टी। वाह जी वाह। और उसके बाद 1973 में यूनाइटेड किंगडम की इकोलॉजी पार्टी को बाद में ग्रीन पार्टी का नाम दिया गया। वाह। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाव 1980 से 1990 में यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और लैटिन अमेरिका में भी ग्रीन पार्टियों का उदय हुआ। 2001 में ग्लोबल ग्रीन संगठन बना, जो दुनिया भर में ग्रीन पार्टियों को जोड़ता है। अब हम ग्रीन पॉलिटिक्स के मुख्य सिद्धांत देखेंगे। नंबर 1 है इकोलॉजिकल विजडम, पर्यावरणीय बुद्धिमत्ता। वाह। नंबर 2 है सामाजिक न्याय। नंबर 3 है ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी। हाँ, ग्रास रूट मतलब लोकल पंचायतों और उसको मजबूत करना। बहुत सुंदर बेटा, आगे। उसके बाद है नॉन वायलेंस, फिर है सस्टेनेबिलिटी और लास्ट वन है रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। वाह, विविधता का। ठीक है बेटा। और हम दुनिया में ग्रीन पॉलिटिक्स के जो केस होते हैं उन देशों के नाम पढ़ेंगे। जर्मनी, ग्रीन एनर्जी रिवॉल्यूशन। जर्मनी में द ग्रीन पार्टी सबसे सफल ग्रीन राजनीतिक दल है। 1980 से सक्रिय और अब सरकार में गठबंधन का हिस्सा है। इनकी मुख्य उपलब्धि एनर्जी वेंड नीति है, जो परमाणु ऊर्जा और कोयले से हटकर नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ती है। बहुत सुंदर। 2022 तक जर्मनी ने परमाणु बिजली घर बंद किए। आज जर्मनी दुनिया की रिन्यूएबल एनर्जी लीडर्स देशों में गिना जाता है। वाह। नंबर 2 है स्वीडन। ये है इको फ्रेंडली वेलफेयर स्टेट। स्वीडन की सरकार ने ग्रीन पॉलिटिक्स की अपनी वेलफेयर पॉलिसी को बनाया। इनका मुख्य कदम है 2045 तक नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य हासिल करना। ओके। और ये दुनिया की पहली कार्बन टैक्स लागू करने वाला देश है। कार्बन टैक्स। इन्होंने सार्वजनिक परिवहन और EVs पर बड़ा निवेश किया है। वाह।
स्वीडन आज ग्रीन इकोनॉमी का मॉडल माना जाता है। नंबर 3 है न्यूजीलैंड, पीपल एंड प्लांट फर्स्ट। ग्रीन पार्टी ऑफ न्यूजीलैंड संसद में सक्रिय भूमिका निभाती है। एक वेल-बीइंग बजट लाया जिसमें जीडीपी के बजाय नागरिकों की खुशहाली और पर्यावरण पर ध्यान दिया गया। न्यूजीलैंड ने दुनिया को दिखाया कि मानव विकास और पर्यावरण साथ साथ चल सकते हैं। नंबर 4 है कोस्टा रिका, ग्रीन इज द न्यू ग्रोथ। कोस्टा रिका ने 95% से अधिक बिजली रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे हाइड्रो, सोलर, विंड, जियोथर्मल से शुरू की। 1948 में सेना खत्म कर दी गई और बजट हिस्सा वो पर्यावरण पर खर्चा शुरू किया गया। अच्छा, कोस्टा रिका छोटा सा देश है बेटा, अगर आपने देखा होगा ये लैटिन अमेरिका में है, बीच में ब्राज़ील और अमेरिका के बीच में। उन्होंने भी बताया सेना भी ख़त्म कर दी और ज़्यादातर वो अपनी एनर्जी उस रिन्यूएबल एनर्जी से पैदा करते हैं। शाबाश। और इन्होंने नेशनल पार्क और इको टूरिज्म से अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। बहुत बढ़िया। नंबर 5 है फिनलैंड, सर्कुलर इकोनॉमी। फिनलैंड ने दुनिया की पहली सर्कुलर इकोनॉमी रोड मैप बनाया। इन्होंने कचरे को फेंकने की बजाय उसे रिसाइकल, रीयूज, रीडिजाइन किया। अच्छा। शिक्षा प्रणाली में भी उन्होंने इको लिटरेसी शामिल किया। और फिनलैंड आने वाले समय में ग्रीन मॉडल का एक प्रमुख देश है। वाह। अब हम भारत में ग्रीन पॉलिटिक्स की उत्पत्ति देखेंगे। शाबाश। 1960-70 के दशक में औद्योगिकरण, बड़े बड़े बांध प्रोजेक्ट और वनों की कटाई से पर्यावरण संकट गहरा होने लगा। बिल्कुल। जिससे गांवों और पहाड़ी क्षेत्रों के लोग पेड़, पानी और जमीन के लिए आंदोलनों में जुटने लगे। इसी समय भारत में पर्यावरण आधारित राजनीति की शुरुआत हुई। भारत में ग्रीन पॉलिटिक्स से जुड़े प्रमुख आंदोलन निम्नलिखित है। नंबर 1 है चिपको आंदोलन, जो 1973 में हुआ। इनके प्रमुख नेता सुंदरलाल बहुगुणा और चंदी प्रसाद भट्ट हैं। ठीक है। इनका स्थान उत्तराखंड था और इस आंदोलन का मेन उद्देश्य पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकना था। और महिलाओं ने पेड़ों को गले लगाकर वहाँ पे लकड़ी माफियाओं को उन्हें काटने से रोका। और ये भारत का सबसे प्रसिद्ध पर्यावरण आंदोलन माना जाता है। नंबर 2 है नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो 1985 में शुरू हुआ। इनके प्रमुख नेता मेधा पाटकर, बाबा आमटे हैं। इनका प्रमुख स्थान मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात था। इनका मेन उद्देश्य सरदार सरोवर बांध से प्रभावित लोगों का पुनर्वास और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखना। इस आंदोलन ने सरकार को बड़े बांध प्रोजेक्ट पर पुनः विचार करने को मजबूर किया। शाबाश बेटा। नंबर 3 है साइलेंट वैली आंदोलन, केरला में ना, साइलेंट वैली आंदोलन। शाबाश। वो 1978 से 1980 के बीच में हुआ। इनका स्थान है केरल। इनका मकसद था साइलेंट वैली जंगल यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से बचाना। आंदोलन सफल रहा और साइलेंट वैली को नेशनल पार्क घोषित किया गया। नंबर 4 है अपीको आंदोलन, जो 1983 में हुआ। इसका स्थान है कर्नाटक और ये चिपको आंदोलन से प्रेरित था। इनके नेता पांडुरंग हेगड़े थे। इनका मकसद जंगल बचाना था। पांडुरंग हेगड़े, वाह बेटा। और नंबर 5 है कोका कोला विरोधी आंदोलन, जो 2002 में हुआ। इसका स्थान केरल है। नेता है स्थानीय आदिवासी महिलाएं और सामाजिक कार्यकर्ता। इनका मकसद था जो कोका कोला फैक्ट्री द्वारा भूजल दोहन और प्रदूषण होता है उसको कम करना। मतलब जो ये जूस बनते हैं बेटा हमारे, इसके लिए ये जो कंपनियां हैं ज़मीन में बहुत गहरा छेद करती है और ज़मीन से पानी निकालती है और भरती है नहीं, तो उसकी वजह से लोकल बंदों को सूखे का सामना करना पड़ता है। शाबाश। इसके अलावा हम वंदना शिवा भी पर्यावरण आंदोलनकारी हैं, जिन्होंने बीज बचाओ आंदोलन, बीज बचाओ, जैव विविधता संरक्षण और किसानों के अधिकारों के बारे में बात की है। शाबाश। और नंबर 2 है राजेंद्र सिंह, जो जल पुरुष, जल संरक्षण और नदी पुनर्जीवन अभियान से संबंधित है। हाँ, बहुत बढ़िया। तरुण भारत संघ बनाया इन्होंने, क्या बनाया है पढ़ना तो, तरुण भारत संघ है ना। अच्छा, फिर बताओ। अलावा इनकी नीति और कानून के बारे में 1980 से 1990 के मध्य
1980 में पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय की स्थापना हुई 1980 में, ओके, और ठीक, 1986 में हाँ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ गुड, और 1990 में विकास बनाम पर्यावरण की बहस तेज हुई विकास बनाम पर्यावरण, ठीक है, शाबाश। और 21वीं सदी में ग्रीन पॉलिटिक्स, इसमें सबसे पहले नमामि गंगे कार्यक्रम आता है जो नदी संरक्षण से संबंधित है। सरकार ने किया है, ठीक। और दूसरा इसमें है बेटा एक बात है, अपने जब से बात छिड़ी ना, इससे पहले क्या बोल रहे थे आप, नमामि गंगे से पहले कुछ पढ़ा आपने? 1990 में विकास और पर्यावरण की हाँ, बहस। तो मैं आपको बताना चाहता था, मैं भूल गया बीच में। अगर आपने रजनी कुठारी का नाम तो सुना होगा, कौन सी किताब लिखी थी उन्होंने शुरू में 60 के दशक में, पॉलिटिक्स इन इंडिया, और जाति के ऊपर उनका काम है, सुना है आपने? उसकी एक लास्ट किताब थी, मतलब उनके मरने के लास्ट के टाइम में, इंडिया अ स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी थी उनकी किताब, कि भारत में जो स्टेट है अब वो लोगों का शोषण कर रहा है। और फिर एक किताब थी इन सर्च फॉर ह्यूमेन वर्ल्ड ऑर्डर, उसमें वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हो लास्ट में। तो लास्ट में रजनी कुठारी जो है ना, वो गांधीवादी और सतत विकासवादी बन जाते हैं अपने बुढ़ापे में, अगर उनकी किताबें पढ़ेंगे आप तो वो भी इस तरह की बात जो मैडम ने बोली। आगे बोलो, शाबाश बेटा। नंबर 2 है ग्रीन इंडिया मिशन जो वन संरक्षण से संबंधित है। नंबर 3 सोलर मिशन और इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अलायंस शाबाश। जो स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित है। हम्म, इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन जो कचरा प्रबंधन से संबंधित है। गुड। नंबर 5 शहरी स्तर पर और इवन स्कीम जो दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करती है। गुड। अब भारत में हम वर्तमान राजनीति पर ग्रीन पॉलिटिक्स का क्या प्रभाव पड़ा। नंबर 1 है जलवायु नीति, क्लाइमेट पॉलिसी। भारत ने पेरिस समझौते में वादा किया है कि वह कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा और 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य को हासिल करेगा। गुड। नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलवायु, जल विद्युत पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस शुरू किया जो ग्रीन पॉलिटिक्स की दिशा में एक बड़ा कदम है। नंबर 2 है स्वच्छ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी। नेशनल सोलर मिशन 2010 सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देना। हाइड्रोजन मिशन 2021 ग्रीन हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में विकसित करना। हाँ, हमारे हिमाचल में भी एक दो स्टेशन लगे, पटना वाला जीके में आपने सुक्खू जी ने घोषणा की थी, एक दो जगह ग्रीन हाइड्रोजन स्टेशन लग रहे हैं हमारे हिमाचल में भी। आगे बोलो, शाबाश बेटा। इलेक्ट्रिक वाहनों EVs को प्रोत्साहन देने के लिए फेम इंडिया स्कीम लागू है। गुड। नंबर 3 है वन और पर्यावरण संरक्षण। AMPA एक्ट 2016 पेड़ों की कटाई से हुए नुकसान की भरपाई के लिए फंड है। ग्रीन इंडिया मिशन 50 लाख हेक्टेयर भूमि पर नए वन लगाने का लक्ष्य। नदियों और झीलों को बचाने के लिए नमामि गंगे प्रोग्राम जैसे अभियान चलाना। शाबाश। नंबर 4 है कृषि और टिकाऊ विकास, जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग और जीरो बजट खेती को प्रोत्साहन देना। वाह। परंपरागत कृषि विकास योजना, पर्यावरण अनुकूल खेती, बीज बचाओ आंदोलन और किसानों को देसी बीजों के उपयोग के लिए प्रोत्साहन देना। शहरी स्तर पर ग्रीन पॉलिटिक्स, स्वच्छ भारत मिशन, कचरा प्रबंधन और स्वच्छता, स्मार्ट सिटी मिशन, हरित भवन, साइकिल पथ और ऊर्जा बचत पर ध्यान देना। प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली जैसे शहरों में और इवन स्कीम लागू की गई। नागरिक समाज और जन आंदोलन, आज भी जंगल यानी जमीन से जुड़े आंदोलन जैसे POSCO विरोध और सेव आर्गू फॉरेस्ट आंदोलन ग्रीन पॉलिटिक्स को जीवित रखते हैं। पर्यावरणीय NGOs और कार्यकर्ता जैसे सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, सुनीता नारायण उसकी नीति निर्माण पर प्रभाव डालते हैं। अब हम भारत में ग्रीन पॉलिटिक्स का टाइमलाइन देखेंगे। ठीक है। 1962 में साइलेंट स्प्रिंग जो राजन शासन की पुस्तक है ने वैश्विक पर्यावरण चेतना की शुरुआत की जी। 1973 में चिपको आंदोलन ने उत्तराखंड में पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने के लिए शाबाश पेड़ों के लोग चिपक गए। 1978 में साइलेंट वैली आंदोलन जो केरल में शुरू हुआ, वर्षावन को बचाने के लिए विरोध अत्यंत क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 1980 में भारत सरकार ने पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना की। शाबाश।
1983 में अपीको आंदोलन जो कर्नाटक में था, जंगलों की कटाई रोकने के लिए शुरू अपीको हुआ। आंदोलन से प्रेरित था। 1985 में नर्मदा बचाओ आंदोलन जो बड़े बांध थे विस्थापित और पर्यावरणीय नुकसान के खिलाफ था। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। 2000 में राजेंद्र सिंह, जिन्हें जल पुरुष कहा जाता है, के नेतृत्व में जल संरक्षण आंदोलन शुरू हुआ। 2010 में नेशनल सोलर मिशन शुरू हुआ। 2014 स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत। 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो भारत और फ्रांस की पहली पहल थी, शाबाश। इसमें वर्तमान में 100 से भी अधिक देश जुड़े हुए हैं। 2021 में नेशनल हाइड्रोजन मिशन शुरू हुआ। इसका स्वच्छ ऊर्जा के लिए यह एक कदम था। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन सेम स्कीम थी, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया गया। बिल्कुल। 2022 में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लागू हुई, जिसमें उद्योगों में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग पर ध्यान दिया गया। शाबाश। जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स 2030 तक 50% ऊर्जा रिन्यूएबल सोर्सेज लाने का लक्ष्य रखा गया है। 2023 में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम शुरू हुआ, जो व्यक्तियों और कंपनियों को ग्रीन कार्यों जैसे पेड़ लगाना, प्रदूषण कम करना के लिए प्रोत्साहित करता है। ये कब शुरू हुआ भारत में? 2023 में ना? अच्छा, अभी शुरू हुआ ग्रीन क्रेडिट्स। ओके, शाबाश। जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं COP26 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करना और कार्बन उत्सर्जन को कम करने की शपथ लेना। शाबाश बेटा। इसकी मुख्य चुनौतियां हैं तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या और शहरीकरण, कोयले पर अत्यधिक निर्भरता, प्रदूषण और औद्योगिक विकास बनाम पर्यावरण संतुलन। वर्तमान में भारत की भूमिका। भारत को ग्लोबल साउथ का नेता माना जाता है, क्योंकि यह विकासशील देशों की ओर से पर्यावरण न्याय और फंडिंग की मांग करता है। भारत रिन्यूएबल एनर्जी, विशेषकर सौर ऊर्जा में दुनिया के अग्रणी देशों में से एक है। नाइस स्काई फॉर एनवायरनमेंट मिशन पीएम मोदी द्वारा प्रस्तावित किया गया, जिसमें टिकाऊ जीवन शैली पर जोर दिया गया। शाबाश, ताली बजाओ इनके लिए। बहुत बढ़िया। इनके लेक्चर से हमें कई और